दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाएगा और ऐसी प्रोजेक्ट को पूरा करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब रेलवे लाइन बिछाने से पहले आपको और कौन से काम करने पड़े, जैसे क्या कोई सड़क बनानी पड़ी या ऐसा कोई काम जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? ये जो रेलवे लाइन बनी है ये ऑल वेदर रेलवे लाइन है, जिससे ये ऑलमोस्ट फुल विंटर में, फुल मानसून में, बारिशों में ये थ्रू एंड थ्रू चलते रहने की उम्मीद है। 12 महीने चलने की उम्मीद है। तो जहाँ कहीं भी रेल की कनेक्टिविटी होती है वहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों ने काम किया है मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और बधाई देता हूँ कि सचमुच उन्होंने बहुत ही वंडरफुल काम किया है। यह रेल लिंक जो है कैसे कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, आपका इस पर क्या राय है? जो ये चेनाब ब्रिज है इसको बनाने में क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियाँ रही होंगी, अगर उसके कुछ किस्से आप बता दें। नमस्कार साथियों, द MK राय शो में आपका स्वागत है। कश्मीर की नई रेल लाइन बनकर तैयार है। यह वही कश्मीर है जहां आज से कुछ वर्षों पहले तक हम ऐसे विकास की कल्पना नहीं कर सकते थे। अभी महज कुछ महीनों पहले तक अगर किसी को जम्मू से श्रीनगर जाना होता था तो उसे बस के सहारे या फिर किसी 4 व्हीलर के सहारे अपनी यात्रा तय करनी होती थी। जम्मू से कश्मीर वैली तक की रेल लिंक बनने से काफ़ी चीज़ें आसान होने की संभावना है। हम जब यह वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक तो नई ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन आशा है कि बहुत जल्दी इस लाइन पर नई ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी, खासकर वंदे भारत ट्रेन जो एक अलग तरीके से कश्मीर के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री वेद प्रकाश दुदेजा जी मौजूद हैं, जो एक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं और आपने रेलवे को विभिन्न पदों पर रहते हुए लगभग 4 दशकों तक सेवा प्रदान की है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर सर। थैंक यू। आपका परिचय मैं बता रहा था, परिचय तो काफ़ी कम है। आपने 700 किलोमीटर से अधिक लाइनें कमीशन की हैं। आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए, वह रेलवे बोर्ड हो, रेल मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं, या फिर अलग अलग डिविजन्स हों या नॉर्थ ईस्ट हो, आपने काफ़ी काम किया है। 700 किलोमीटर का रेल लाइन बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो यह आपके करियर का काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। उसके अलावा आपने कई क्षेत्रों में काम किया है। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वहाँ पर भी आपने एक सेक्शन में जो है एग्जीक्यूशन लेवल पर काम किया है, जो अपने आप में आपके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। सर के साथ हम बातचीत सर आपके साथ शुरू करें। जी सर, जम्मू कश्मीर का जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है जिसको हम USBRL प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं जी, यह प्रोजेक्ट आज के समय में बनकर तैयार हो चुका है और जो संभावना है कि बहुत जल्द ही इस पर ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। खासकर जो नई वंदे भारत ट्रेनें हैं जो स्पेशली डिजाइंड है कश्मीर के लिए, वो चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को सर आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? असल में ये जो कश्मीर वैली जो देश के साथ रेलवे लाइन के थ्रू जुड़ रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। इसके जुड़ने से जो वैली के लोग हैं वो देश के किसी भी भाग में बड़े आराम से जा पाएंगे, डायरेक्टली जा पाएंगे। पहले जो जर्नी ब्रेक होकर के कहीं बाई रोड जम्मू आना पड़ता था या कटरा आना पड़ता था, फिर वहाँ से लोग आगे ट्रेन चेंज करते थे। अब बड़ा आसान हो जाएगा लोगों का वहाँ तक पहुँचना और लोगों को वहाँ से देश के किसी भी भाग तक पहुँचना। इससे टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जी। कि जो टूरिस्ट हैं वो डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। आज किसी भी टूरिस्ट के लिए कश्मीर पहुँचना मुश्किल काम है, या तो बाई एयर जाते हैं या फिर बाई रोड जाते हैं, तो बड़ा बाई एयर तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और बाई रोड बड़ा कम्बरसम सा रहता है। ऑल सेड एंड डन रोड जर्नी कंफर्ट वाइज तो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो रेलवे
बहुत अच्छी सुविधा उसमें प्रदान करने जा रहा है। जी। तो ये बड़ी बड़ी खुशी की बात है, एक माइलस्टोन है देश की हिस्ट्री के लिए। ये बहुत अच्छा कदम है। ये जो प्रोजेक्ट जो बना है, इस प्रोजेक्ट के काफ़ी जो इसको बनाने की जो प्रक्रिया रही होगी, काफ़ी मेहनत होगी इसमें आई होगी। आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको शुरुआती समय में क्या दिक्कतें आई होंगी? देखिए, शुरू में तो साइट तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। जी। जब वर्कर्स आना शुरू होते हैं तो पहले तो अप्रोच होनी चाहिए हर साइट की। ना ही उस समय तक कोई जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तक के लिए भी कोई अप्रोच रोड नहीं थी कि आदमी वहाँ पहुँच करके अपना इंस्ट्रूमेंट ले जा सके और वहाँ जियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन भी कर सके। तो ऐसी स्थिति में जब पहले वर्कर आए होंगे, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के जंगल में उन्होंने जाकर के अपने टेंट लगाए होंगे। उस समय सिक्योरिटी के भी बड़े इश्यूज रहे थे। जो उस समय लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो भी काफ़ी ख़राब थी। तो ऐसे में उन वर्कर्स ने जो काम शुरुआत की वो अपने आप में बड़ी ही बहादुरी का काम था, वहाँ पर आकर के पहुँचना और काम शुरू करना। और उसके बाद देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये किसी प्रोजेक्ट में कोई सिस्मिक जोन 4 होता है, 5 होता है, किसी जगह जियोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, किसी जगह कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो ये एक हिमालयन जियोलॉजी सभी का कम्बिनेशन है जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए ये दुनिया के सबसे कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाएगा। और ऐसी प्रोजेक्ट को पूरा करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लगा, अनसर्टेनिटीज़ भी बहुत रही इस प्रोजेक्ट में, लेकिन फाइनली ये पूरा हुआ तो ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। सर, शुरुआत के दिनों में जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आप इस प्रोजेक्ट में का जो इसका जम्मू उधमपुर का जो सेक्शन है, उसमें आप एग्जीक्यूशन लेवल पे आपने काम किया है। तो वह यात्रा कैसी रही और उस समय इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? देखिए, मैंने लगभग 4 साल 2001 से 2005 इस प्रोजेक्ट पे काम किया। जम्मू उधमपुर वाला जो पार्ट है वो इस रेलवे लिंक का फर्स्ट स्टेप था। तो जब हम लोग उस टीम का पार्ट जब मैं बना 2001 में, तो उस समय बड़े ही कम्प्लेक्स ब्रिजेस पे काम शुरू हुआ था। उसके सबस्ट्रक्चर वगैरह का जो पियर होते हैं, जो पिलर होते हैं, वो मोर और लेस बन गए थे, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर का काम अभी होना बाकी था। उनके डिज़ाइन फाइनलाइज होने बाकी थे। वो नए तरह का डिज़ाइन था और सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि उसको कितना क्विकली उसके डिज़ाइन को फाइनल किया जाए और साइट पे जाके इनको काम को एग्जीक्यूट कराया जाए। तो मुझे भी हर 15-20 दिन में साइट पे जाना होता था देखने के लिए। हालांकि मैं दिल्ली में पोस्टेड था, लेकिन हर 15-20 दिन में वहाँ मेरा जाना ज़रूरी होता था। हर स्टेप पे ब्रिज में क्या दिक्कत आ रही है, उसके बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या टेक्निकल गाइडेंस साइट वालों को चाहिए। तो उस रोल में मेरा वहाँ पर काम होता था। उसमें से एक ब्रिज जो सबसे डिफ़िकल्ट, जो बाद में बड़ी क्रिटिकल बनी, वो उसको गंभीर ब्रिज कहते थे। तो वो इतनी मतलब उसका नाम इतना गंभीर है, नाम ही गंभीर है। तो उसको सरल करने में हम लोगों को जो एफ़र्ट लगा, हमारी टीम को, वो बहुत बड़ा एफ़र्ट था। इनफैक्ट उसने हर स्टेज पे हम लोगों को प्रॉब्लम्स दी। तो फाइनली जब लॉन्चिंग का टाइम था, उस ब्रिज के गर्डर, स्टील गर्डर उसमें लगने थे। तो जब लॉन्चिंग का टाइम था, तो लॉन्चिंग से कुछ पहले जब उसकी फैब्रिकेशन कंप्लीट हुई थी, इरेक्शन चल रहा था, उस स्टेज पे मैंने वहाँ पर कैंप किया उस साइट पे। मुझे कहा गया कि आप वहाँ 3-4 महीने के लिए वहीं रहिए, ताकि जो भी कोई फील्ड में प्रॉब्लम आती है उस स्टेज पे, वो आप वहीं का वहीं उनका सॉल्यूशन बताते रहिए। तो उस स्टेज पे एक बड़ी ही गंभीर समस्या एक आ गई थी, जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि जब लॉन्चिंग करने से जो हमने लॉन्चिंग करने का प्लान किया था, उससे जस्ट एक दिन पहले
अगले दिन लॉन्चिंग शुरू होनी है, एक दिन पहले ही हमारे जो एक्सियन थे वो एक ऐसे ही अपना एक फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो उनको उसमें एक ऐसी गलती नज़र आई जिसकी वजह से हमें उसको लॉन्चिंग को रोकना पड़ा। उसके एक मेंबर में कुछ इस तरह की इश्यूज थे कि वो लॉन्चिंग करना संभव नहीं था, तो हमें उस लॉन्चिंग को रोकना पड़ा और उस वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा 20 दिन डिले हुआ। लेकिन इतना उसका वो जो लोग उस समय इन्वॉल्व थे, वो जो मेरा एक्सियन उसमें इन्वॉल्व था, वो इतना ज़्यादा अपसेट हुआ कि वो ऊपर से जब इंस्पेक्शन करके नीचे आया मेरे पास तो वो रोने लगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? बोले सर मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले सर ये जो हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ये मेंबर जो पार्ट कनेक्शन है वो सेफ़ नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी इसमें क्या गलती है, यू हैव डन ए गुड जॉब कि आपने बड़े टाइम से ये बता दिया। बोले लेकिन हम किस किस को बताएंगे जी, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं या मिनिस्ट्री है उसको किस किस को एक्सप्लेन करेंगे जी। तो फाइनली फिर ये जिम्मा मेरे सर पे आया कि मुझे अपने जो उस समय के सीईओ थे, मैं उनका नाम भी इसमें लेना चाहूँगा, मिस्टर राकेश चोपड़ा और मिस्टर BD गर्ग, ये लोग थे, तो उनको बताने का जिम्मा मैंने लिया। मैंने उनको बताया, तो मुझे उम्मीद थी कि ये सब बड़े अपसेट होंगे, लेकिन ये बड़े लीडर प्रूव हुए। इन्होंने अपने आप को एक बड़ी लीडरशिप का मिसाल कायम की जब उन्होंने इतने बड़े इशू को ऐसे लिया। बोले यू बॉयज हैव डन वंडरफुल थिंग दैट यू हैव डिटेक्टेड इट इन टाइम। अगर हम इसको लॉन्चिंग कर देते और डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसमें बहुत बड़ी कंपनी काम कर रही थी, बहुत बड़ी लेवल पे इसकी चेकिंग हुई थी, उसके बाद भी मतलब ह्यूमन मिस्टेक है और हो सकती है, मतलब ये कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, गलती हो जाती है। तो ही टोल्ड सेम थिंग, बोले गलती हो जाती है, क्यों परेशान हो रहे हो, हम मतलब एक बड़े हादसे से बच गए, ये बड़ी बात है। सर जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अप्रोच तक पहुंचना और ख़ास करके जहां एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि पहाड़ी टेरेन है, पहाड़ हैं जी, और पहाड़ों से होकर पहुंचना जो है आसान काम नहीं होता है। तो काम शुरू करने से पहले, मतलब रेलवे लाइन बिछाने से पहले आपको और कौन से काम करने पड़े? जैसे क्या कोई सड़क बनानी पड़ी या ऐसा कोई काम जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए ये रेलवे लाइन जो है वो बड़े ही दुर्गम पहाड़ियों से निकल के जाती थी, और जो गांव थे या जो इवन इन साइट्स पर तक पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था। लोग पैदल ही ट्रैकिंग करके ही पहुंच पाते थे, कोई सड़क तो थी नहीं जी। तो अलाइनमेंट तक जाने के लिए इस प्रोजेक्ट में लगभग 200 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया, जो मोटरेबल रोड थी और जिसमें बाद में बसेस चलने लगी। 200 किलोमीटर की नई सड़कें बनी। अच्छा। प्रोजेक्ट के कनेक्शन में जी। और कहा जाए तो इस प्रोजेक्ट ने उस पूरे एरिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उन सड़कों से ही शुरू कर दिया था। अच्छा। ताकि जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं, वो वहाँ तक स्कूल बसेस पहुँचने लग गई और बच्चे बड़े आराम से, और इवन वहाँ के जो लोग हैं वो आराम से शहरों तक जाने लायक हो गए, क्योंकि इतनी सारी सड़कें ऑलरेडी बन चुकी थी। तो बाद में ये सारी सड़कें जो है स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेनेंस के लिए हैंडओवर कर दी गई हैं जी। तो लेकिन उस समय कुछ भी अप्रोच नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन सड़कों ने ही उस एरिया में ला के दिया। सर स्ट्रैटेजिक रूप से इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह देखते हैं, और ख़ास करके अगर इसके वैल्यू की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो इसका क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रहने वाला है आने वाले समय? देखिए स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जी। जो अभी जो मूवमेंट हम लोग करते हैं वो बड़ी मुश्किल, बड़ा डिफ़िकल्ट मूवमेंट है। जो भी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस भी जाएं या हम लोग भी बाकी लोग जाते हैं, तो एक रोड का ही एक लिंक अवेलेबल है जो कभी कभी टूट भी जाता है। उस लिंक की भी रिलायबिलिटी काफ़ी कम कई बार हो जाती है जी। और जब स्पेशली
यहाँ हर तरह के वेदर कंडीशन अलग अलग तरह की होती हैं, बारिशों में भी प्रॉब्लम होती है और बर्फ़ गिरने पर भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एक ये जो रेलवे लाइन बनी है ये ऑल वेदर रेलवे लाइन है, जिससे ये ऑलमोस्ट फुल विंटर में, फुल मानसून में, बारिशों में ये थ्रू एंड थ्रू चलते रहने की उम्मीद है, 12 महीने चलने की उम्मीद है। तो ये इसलिए इस हिसाब से इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और व्यापारिक दृष्टि से भी अगर हम इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने भी जो वैली के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जो वहाँ उनको अभी ट्रकों से भेजना पड़ता है और वो बड़ी कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, अब वो डायरेक्टली ट्रेन में जा सकेंगे और वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनको एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जी। और सेम वे जो बाकी पूरे देश से जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो भी ट्रेन के थ्रू जाने से सस्ती पड़ेगी जी। जो बाई रोड जाने से वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उस हिसाब से वहाँ की जो ओवरऑल महंगाई पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। तो ये बड़ा फेवरेबल रहेगा इकोनॉमी के लिए उस पूरे क्षेत्र की। कश्मीर वैली में और कौन से परिवर्तन आपको लगते हैं किस प्रोजेक्ट से आएंगे? देखिए, रेलवे लाइन हमेशा एक नई किरण लेके आती है जहाँ कहीं भी जाती है। मेरा अपना तो 35-36 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया है, उनको देखा है। तो जहाँ कहीं भी रेल की कनेक्टिविटी होती है वहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं और उनको उनका जो फ्री मूवमेंट है वो जब उनको अवेलेबल हो जाता है तो उनको और ज़्यादा चांसेस मिलते हैं काम करने के, इकोनॉमी को बूस्ट होने के। तो उस हिसाब से इस लाइन के बन जाने से वहाँ का पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो, पूरी एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो जो वहाँ की जो इवन मुझे लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो यूथ वहाँ अभी आइलैंड टाइप हो गए थे, उनको देश से बाहर अपने स्टेट से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और ज़्यादा उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी। तो उससे ओवरऑल सिनेरियो में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सर, इस प्रोजेक्ट के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में किस तरह के चैलेंजेस आए होंगे? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस तरह से बना है, काफ़ी समय भी लगा है और ये प्रोजेक्ट का जो टेरेन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है जी। पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कितने चैलेंजेस रहे होंगे? इसमें जो है 1994-95 में ये काम कंसेप्चुलाइज किया गया था। ये प्रोजेक्ट मतलब उस समय एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया था कि ये काम शुरू कर दिया जाए। मेरे ख्याल में प्लानिंग करने के लिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत टाइम उस समय नहीं दिया गया था कि आप काम शुरू करो और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आप अप्रोच बनाते हैं, साइट पे पहुंचते हैं, वैसे वैसे आप इन्वेस्टिगेशन करते जाइए और इस अलाइनमेंट को अगर रिफाइन करने की ज़रूरत है तो आप करते रहिए। तो उस आइडिया से इसका काम शुरू हुआ था और बीच में कुछ प्रॉब्लम फंड अलॉटमेंट को लेके भी आई कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को लेकर के भी शुरू में कुछ दिक्कतें रही। उस समय इतना ज़्यादा फंड अलॉटमेंट रेलवे लाइनों को नहीं मिलता था जी। और इसके बाद कुछ लिटिगेशंस भी हुए, जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लिटिगेशन होते हैं। क्यों होते हैं मैं नहीं कह सकते, बट होते हैं। अब आप चाहे आप द्वारका एक्सप्रेस वे का एग्जांपल लें, चाहे नर्मदा वैली का प्रोजेक्ट का आप एग्जांपल लें या फिर कोंकण रेलवे का एग्जांपल लें, इन सब में कुछ ना कुछ लिटिगेशंस हुए जिनकी वजह से कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट डिले हुए। तो ये प्रोजेक्ट भी कोई एक्सेप्शन नहीं रहा। इसमें भी
लगातार कुछ ना कुछ लिटिगेशन 2008 से 2015-16 तक चलते रहे। जी लोगों ने इसकी अलाइनमेंट पे सवाल उठाए, लेकिन फाइनली मिनिस्ट्री ने इस पे जो भी डिसीजन फाइनल लिया तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने सब केस डिस्पोज किए और ये फिर काम उसके बाद हुए। तो इस तरह की भी कई दिक्कतें आई जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। जी मतलब अभी जो ये काम इस टीम ने किया है, जो जितने भी उसमें एजेंसीज लगी हुई थी, चाहे नॉर्दर्न रेलवे था, इरकॉन थी, कोंकण रेलवे थी, जी या कॉन्ट्रैक्टर्स से बड़े बड़ी एजेंसीज भी थी, छोटी एजेंसीज भी थी, और हज़ारों मज़दूर वर्कर्स जिन्होंने उस पर काम किया। जी बड़ी मेहनत का काम है, उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम किया है। इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में हर तरह के डिफ़िकल्टी उन्होंने झेली है। मतलब वेदर कंडीशंस के हिसाब से इसमें वर्किंग सीज़न भी बड़ा कम मिलता है। जी आप देखेंगे कि बारिश में नहीं काम हो सकता, और गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी हो जाती है, जी तो स्नो हो जाती है तो फिर भी काम नहीं हो पाता। तो बड़ा लिमिटेड वर्किंग टाइम मिलता है। तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी काम करने के लिए। टेरेन भी हॉस्टाइल था, टेरेन भी कोई फ्रेंडली टेरेन नहीं था कि प्लेन एरिया है आप जहाँ मर्जी पहुँच सकते हैं, काम कर सकते हैं। पहुँचना ही अपने आप में एक चैलेंज था साइट्स पर। तो ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों ने काम किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और बधाई देता हूँ कि सचमुच उन्होंने बहुत ही वंडरफुल काम किया है। सर, मेरा अगला सवाल जो है आपसे जी, कि जो हम कश्मीर से कन्याकुमारी को एक लाइन में जोड़ने की बात करते हैं, तो यह रेल लिंक जो है कैसे कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा? आपका इस पर क्या राय है? देखिए, सड़क से तो कश्मीर से कन्याकुमारी जुड़ा हुआ था ही, जी लेकिन रेलवे से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जी मतलब इसको आप एक इमेजिन करिए कि आदमी कश्मीर वैली से ट्रेन में बैठा जी और सीधा कन्याकुमारी पहुंचा, जी जो और बड़े आरामदायक सोते हुए पहुँचा। और रेलवे की बड़ी आरामदायक यात्रा करते हुए वो कन्याकुमारी पहुंचता है। बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव होना चाहिए, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। जी ये पूरे देश को देखते हुए, उसकी ट्रेन की विंडो से देखते हुए पूरे देश को वो कवर करके कन्याकुमारी पहुंचेगा। तो ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा होगा। सर, मेरा अगला सवाल चेनाब ब्रिज के ऊपर होगा। चेनाब ब्रिज अपने आप में आज के मॉडर्न इंडिया का एक इंजीनियरिंग मार्बल बन के उभरा है। मेरे हिसाब से वो एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो आप चेनाब ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ मैं अगर एक और सवाल पूछूं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये चेनाब ब्रिज है, इसको बनाने में क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियाँ रही होंगी? अगर उसके कुछ किस्से आप बता पाएंगे। देखिए, मुझे याद है 2001 से 2005 तक मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था जी और मेरे ख्याल में 2002 की बात होगी। जी इस चेनाब ब्रिज का तब केवल कॉन्सेप्ट ही आया था जी और उसके साइड तक पहुंचना था। तो उस जी। समय जो चीफ इंजीनियर थे वो एक पोनी पर पूरे दिन भर की यात्रा करके उसकी एक अप्रोच तक पहुंचे थे। अच्छा। और लैंड ऑर्डर भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। वो जो जब उन्होंने लौट के मुझे बताया कि वहाँ बैठे हुए हमें तरह तरह की जो है शूटिंग वूटिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जी तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ जा कर के काम शुरू किया गया। तो पहली चीज़, तो पहला चैलेंज तो यही था कि वहाँ पहुँचा कैसे जाए जी और फिर वहाँ सामान कैसे पहुँचाया जाए, इक्विपमेंट कैसे पहुँचे, क्योंकि इतने भारी ब्रिज को बनाना में जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी पहुँचाना कोई इतना आसान काम नहीं है। कई इक्विपमेंट्स जो देखने में आया वो हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप की तरह वहाँ लाए गए कुछ साइट्स पे, जी एयर ड्रॉप किए गए कि मशीन को वहाँ ले जाना है, वो पहुँच ही नहीं सकते। अच्छा। तो बड़े ही इनोवेटिव तरीक़ों से इस ब्रिज का निर्माण किया गया। जी
और जियोलॉजिकली भी इसकी जो फाउंडेशंस को स्टेबलाइज करना जी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स का काफ़ी इसमें वो था, कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने इसका पूरा डिज़ाइन किया, सुपरविज़न किया, साइट पे भी बार बार गए और उन्होंने भी इसको बड़े ध्यान से देखा, एग्जीक्यूशन के दौरान भी देखा। तो ये अपने आप में ही सब स्ट्रक्चर को, उसका जो फाउंडेशन को स्टेबलाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद इतने मैसिव ब्रिज जिसकी हाइट आईफल टावर से भी ज़्यादा है जी, ऐसे ब्रिज को बनाना वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। इंडिया में तो कभी बना नहीं था, तो इसके लिए डिज़ाइनर बाहर के ही लिए गए, जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर थे जिन्होंने इस तरह के ब्रिजेस पे काम कर रखा था। लेकिन सुपरविज़न और एग्जीक्यूशन पूरा इंडियन इंजीनियर्स ने ही किया है और पूरा मेक इन इंडिया ही मटेरियल इसमें पूरा यूज़ किया गया है। पूरी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया की ही यूज़ हुई है, केवल डिज़ाइन ही बाहर से आए हैं जी। तो जो मार्वल ये बन के निकला है, ये एक वंडर से कम नहीं है, बहुत बड़ा वंडर है। जो मतलब मेरे ख्याल में ये अगर सिविल इंजीनियर्स को के लिए कहा जाए तो एक तीर्थ स्थान है। इस साइट को एक बार ज़रूर अपने जीवन में देखना चाहिए जा कर के। कुल मिलाकर अब कश्मीर का जो ये रेल लिंक है उसको आप एक वंडर मानते हैं। बिल्कुल। और ऐसे प्रोजेक्ट्स कश्मीर में आपको क्या लगता है कि आशा की किरण लेके आएंगे? देखिए, इस प्रोजेक्ट से बड़े लर्निंग एक्सपीरियंस हुए होंगे जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए थे जी। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हुई है, ये आगे के इसी तरह के जो प्रोजेक्ट हिमालयन रीजन में हो रहे हैं या होने वाले हैं जी। उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होगा, ताकि जो दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में आई वो आगे भी एंटिसिपेट की जा सकती हैं, क्योंकि ये जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं, हिमालय के यंग माउंटेन्स हैं, इसमें हर तरह की जियोलॉजी है। मतलब ये कोई यूनिफॉर्म सॉयल स्ट्रेटा नहीं है कि जिसमें आप कुछ भी टीबीएम लगा करके आप काम कर लेंगे। अच्छा। हाँ, टीबीएम कुछ जगह पर लग सकती है जहाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉक हो, एक तरह की रॉक मिल जाए, वहाँ यूज़ की जा सकती है। अभी कर भी रहे हैं, मेरे ख्याल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग में टीबीएम यूज़ हो रही है। लेकिन मोर और लेस जनरली इस पूरे रीजन में जो कॉन्ग्लोमरेट टाइप जियोलॉजी है, जिसमें सॉयल और बोल्डर और पेबल्स या स्टोन्स मिक्स्ड हैं, ऐसे में टीबीएम यूज़ करना काफ़ी मुश्किल रहता है। बहुत कम, शायद मेरे ख्याल में यूज़ हुई नहीं है जी। तो इस जगह जो टनलिंग हुई है, जितने मैसिव स्केल पे टनलिंग हुई है, अब जो 111 किलोमीटर सेंटर वाला पोर्शन था कटरा से लेके और बनिहाल तक का, इस 111 किलोमीटर में करीब 97 किलोमीटर की टनलिंग हुई है। अच्छा। और बाकी जो पार्ट है वो ब्रिजेस पे है। तो ये जो सेक्शन था बीच वाला, ये सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन था। अच्छा। तो इस सेक्शन को पूरा करने में जितना लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया, जितने लेसन्स लर्न किए, उनको आगे के प्रोजेक्ट्स में हिमालयन जियोलॉजी में इसको काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। हमारी जो हिमालय की रीजन है, पूरा कश्मीर से लेके और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। इन सब में जितने भी रेलवे के या रोड प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं, उन सब में ये वाला एक्सपीरियंस जो इस जेएंड के प्रोजेक्ट में जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी यह काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।